इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं खबर अंबिकापुर से, जहां सीआरपीएफ के एसआई से साइबर ठगी हुई। ठगों ने सीआरपीएफ के एसआई को डिजिटल अरेस्ट किया। सब इंस्पेक्टर से 22 लाख की ठगी की गई। 17 दिनों तक जरा साइबर ठगी का खेल। दिल्ली पुलिस को मामले की रिपोर्ट दी जा रही है। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप की यह घटना है। अंबिकापुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां साइबर ठगों ने सीआरपीएफ के एक एसआई को डिजिटल अरेस्ट कर 22 लाख रुपए की ठगी की। ठगी का यह खेल 17 दिनों तक चलता रहा। गांधीनगर थाना क्षेत्र के सीआरपीएफ कैंप का यह मामला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और इसके अलावा दिल्ली पुलिस को पूरे मामले की रिपोर्ट दी जा रही है। तो 17 दिनों तक एसआई कांस्टेबल को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया। 22 लाख रुपए की ठगी उसके साथ की गई। अंबिकापुर से यह मामला सामने आया है। गांधीनगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। दिल्ली पुलिस को लगातार मामले की रिपोर्ट दी जा रही है। तो सीआरपीएफ के एसआई से साइबर ठगी हुई। 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट उसको बनाकर रखा गया और 22 लाख रुपए की ठगी इस दौरान उससे कर ली गई। गांधीनगर का ये मामला है। अंबिकापुर का शख्स जिसके साथ डिजिटल अरेस्ट करके 22 लाख की ठगी की। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं। हम आपको बता दें कि ठगों ने सीआरपीएफ के एक एसआई को 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा। अंबिकापुर से एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक एसआई से डिजिटल अरेस्ट कर 22 लाख की ठगी की गई। लगातार लोगों को आगाह किया जाता है, सतर्क किया जाता है। ये अवेयरनेस लोगों में फैलाई गई कि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में ना फंसे, किसी के बहकावे में फोन पर ना आए। उसके बावजूद इस तरीके के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोमी सिद्दीकी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोमी, किस तरीके से बताया, आपसे जानना चाहेंगे विस्तार से। 17 दिन तक एसआई को डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया, क्या कहा गया और कितनी की ठगी की गई? देखिए, ये पूरा मामला अंबिकापुर के सीआरपीएफ कैंप का है। अंबिकापुर में चूंकि नक्सली अफेक्टेड एरिया है, तो यहाँ पे सीआरपीएफ के कई कैंप लगे हुए हैं। उसी कैंप का एक सब इंस्पेक्टर है आर महेंद्र, जिनको 5 जून को सुबह तकरीबन 9:30 बजे फोन आया। उनको ये बताया गया कि वे दिल्ली के टेलीकॉम कंपनी से बोल रहे हैं। उनके जो आधार कार्ड, उसके आधार कार्ड के आधार पर उन्हें उनके किसी ने नंबर लिया है। उसके बाद पूरा उसके बाद दूसरा फोन आता है बैंक से। बोलते हैं, उनके पास बताया जाता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा दिल्ली के ब्रांच से तकरीबन 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन उनके खाते से हुआ है, जिसमें उनके मोबाइल नंबर दर्ज है, जिससे महेंद्र काफी डर जाते हैं। उसके बाद उन्हें कहा जाता है कि 2 घंटे तक आपका मोबाइल बंद रहेगा, जिसके बाद आगे की वेरिफिकेशन की जाएगी। कुछ देर बाद फिर दिल्ली पुलिस के नाम से एक युवक वीडियो कॉल करता है और बाकायदा अपना आइडेंटिटी दिखाता है और बताता है कि वो दिल्ली पुलिस का सब इंस्पेक्टर नहीं, डीएसपी है। इसके बाद महेंद्र काफी डर जाते हैं। महेंद्र इस बात को किसी को नहीं बताते हैं। इसके बाद पूरी फ्रॉड की एक लंबी सिलसिला शुरू होती है। तकरीबन 17 दिन तक महेंद्र के अलग अलग खातों में तकरीबन 22 लाख रुपए ट्रांसफर कराए जाते हैं। अंततः जब उन्हें 17 दिन बाद जब इसकी जानकारी होती है कि वो डिजिटल अरेस्ट में थे, तब उन्होंने इसकी जानकारी अपने कमांडेंट को दी। इसके बाद कल अंबिकापुर में गांधीनगर थाने में इसकी पुलिस शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात लोगों के विरुद्ध में एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसकी अब जांच चल रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आम आदमी जहां इस फ्रॉड कॉल फंस रहे हैं, वहीं सीआरपीएफ के जो सब इंस्पेक्टर हैं, या 55 वर्ष के सब इंस्पेक्टर भी इसके झांसे में आ गए। ये बड़ी ही चिंता का विषय है कि जिस प्रकार से पूरे देश में, खासतौर पर आदिवासी बहुल सरगुजा जिले में भी इस प्रकार के फ्रॉड लगातार सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद पुलिस अधिकारी अब तक उचित कार्रवाई नहीं कर पाना कहीं ना कहीं लोगों में एक चिंता का विषय बन गया है। जी रोमी, बिल्कुल बहुत बड़ी बात है। रोमी, 17 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा गया था पीड़ित शख्स को। हम ये आपसे जानना चाहेंगे, इस दौरान क्या आसपास जो और लोग थे, साथ रहने वाले, काम करने वाले, किसी को ये भनक तक नहीं हुई कि इस तरीके से डिजिटल अरेस्ट है उनका एक साथी और परेशान है किसी बात को लेकर? किसी को पता तक नहीं चला इस बात का? देखिए ज्योति, बताना चाहूंगा कि सीआरपीएफ के जो सब इंस्पेक्टर, उन्होंने बाहरी देने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने ये बताया कि 17 दिन तक वो काफी परेशान थे। इस बीच उन्होंने सिर्फ अपने घर में इसकी जानकारी अपनी पत्नी को दी। इसके बाद पत्नी के माध्यम से वो एफडी को तोड़वा कर 18 लाख रुपए निकाले। उसके बाद भी अपने दोस्त से भी उन्होंने तकरीबन कुछ लाख रुपए उधारे लिए। लेकिन इस बीच उन्होंने अपने किसी दोस्त की इसकी जानकारी नहीं दी। लेकिन उनके कई अधिकारी या कई दोस्त इस चीज को महसूस कर रहे थे कि आर महेंद्रन कुछ गुमशुदा रह रहे हैं, कुछ किसी को बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस बीच लगभग 22 लाख रुपए अलग अलग खातों में फ्रॉडों ने अपने ट्रांसफर कराया। लेकिन जब अंततः आर महेंद्र जब परेशान हो गए, तब इसकी जानकारी उन्होंने अपने कलीग
को दी, जिसके बाद ये पूरा मामला सामने आया और अंततः सीआरपीएफ के अधिकारी को खुद अंबिकापुर के गांधीनगर थाना में संपर्क किया गया, जिसके बाद इस पूरे मामले की खुलासा हुई। बहरहाल आपको ये भी जानकारी देते हैं कि रामचंद्र लगभग 22 दिन तक डिजिटल हिरासत में थे। बहरहाल ये एक प्रकार का अलग प्रकार का, जिसके बाद अब माना जा रहा है कि इस पूरे मामले की जांच उच्च स्तरीय अधिकारियों से कराई जाएगी ताकि पूरे मामले की जांच सही तरीके से हो सके। शुक्रिया जानकारी के लिए रोमी आपका। खबर ग्वालियर से, जहां शराबी आरक्षक ने की फायरिंग। आरक्षक ने शादी में देसी कट्टे से फायरिंग की। गोली लगने से 10 साल की बच्ची घायल हो गई। आरोपी आरक्षक सरदार सिंह तोमर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। बिना बुलाए शादी समारोह में पहुंचा था आरक्षक। हजीरा थाना क्षेत्र के राजीव आवास का यह मामला है। तो ग्वालियर में एक शराबी आरक्षक ने एक फायरिंग की और देसी कट्टे से एक शादी समारोह में फायरिंग की और इसी फायरिंग में एक 10 साल की बच्ची को गोली लग गई। आरोपी आरक्षक सरदार सिंह तोमर गिरफ्तार कर लिया गया है। कल हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम था और सरदार सिंह आए और ड्रिंक की हालत में थे और उन्होंने कट्टा ऐसे किया और उन्हें फायर कर दिया। उसके नीचे जो कारतूस जो फैले, हमारे नातिन के सारे मूवमेंट हो गए और पुलिस वाले कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहे और कुछ नहीं कर रहे। कल से 10 बार हम जा चुके हैं, रिपोर्ट नहीं लिख रहे। ना तो यहाँ पे कुछ नहीं और न सिविल हॉस्पिटल में, यहाँ से वहाँ के लिए बोल रहे, वहाँ से यहाँ के लिए बोल रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही। कल शाम हजीरा थाना जस्ट बगल से राजीव आवास योजना में। हाँ नहीं, वो तो कहीं और रहते हैं, वहाँ कोई इनके रिलेशन में रहते हैं। वो मेरे को पता नहीं वो क्या रिलेशन है, वो आप उनसे पूछें। हाँ, शादी मेरे लड़के की थी। शादी में आपको बुलाया था क्या? नहीं, मैंने नहीं बुलाया। ये पुलिस लाइन के पीछे ही आदिवासी कॉलोनी है, उसमें एक सैनिक है जो सरदार सिंह नाम है उसका, उसके रिश्तेदार रहते हैं, जहाँ पे वो अपने रिश्तेदारों के यहाँ आया हुआ था और उसके पास में अवैध रूप से पिस्टल कट्टा था, जिसको कि बच्चों ने देखा तो बोले कैसे चलती है, तो उसने निकाल के वो फायर करके दिखाया उनको कि ऐसे चलती है। ऐसे में क्या हुआ कि उसके बैरल से जो बारूद और बारूद के जो के साथ में जो आग निकली, उससे एक बच्ची जो पास में ही खड़ी थी बिल्कुल, वो उससे उसका चेहरा जो है एक तरफ का उससे झुलस गया। इस पर से उस पीड़िता के परिवार वालों ने जो रिपोर्ट लिखाई है उसमें से कायमी करके और सरदार सिंह को गिरफ्तार में लेके हम उससे पूछताछ कर। कट्टा ये कहाँ से लेके आया था, किस तरह से? अभी उसने बताया नहीं है, लेकिन अभी कट्टा मिल नहीं पाया है क्योंकि इसने बोला है कि घटना के बाद में रात में वो गया था तो ये पास में नाला है, नाले पे उसने फेंक दिया है और हमने उस नाले में 2-3 लड़कों को उतरवा करके उसको तलाश करा रहे हैं। अभी इसकी विवेचना हमारे थाने के सब इंस्पेक्टर नरेंद्र शिकारा जो है वो कर रहे हैं। अभी वो मौके पर ही हैं, अभी मिला नहीं है। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ देवश्री मारी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। देव, विस्तार से जानना चाहेंगे पूरा मामला। जो मल्टी स्टोरी बनी हुई है, वहां ये चक्रवात परिवार रहता है, उनकी शादी थी और शादी में ये जो होमगार्ड का आरक्षक है सरदार सिंह, ये अचानक पहुंच गया। वहां लोग अपने खाना खा रहे थे और मांगलिक आयोजन चल रहे थे, डांस वगैरह बच्चियां कर रही थी और वहां शराब पी के पहुंच गया और फिर वो जो है उसने अचानक कट्टा निकाल दिया और बच्चों को कहने लगा कि मैं देखो आपको कट्टा चला के दिखाता हूँ। देखो नशे में धुत था, उसने जो फायर किया वो फायर जो है नशे के कारण हिला और फिर उसका जो बारूद निकला, वो बारूद जो है एक वहां पास खड़ी बच्ची के पूरे शरीर में लग गया। 2-3 जगह उससे गरीब बच्ची के छर्रे भी लगे हैं और उसको घायल अवस्था में अस्पताल में भेजा गया। फिर परिवार के लोग इधर से उधर चक्कर लगाते रहे। बाद में जैसे तैसे देर रात अपना मामला दर्ज किया गया और आरक्षक होमगार्ड को हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की जा रही है। सवाल यही है कि आरक्षक होने के बाद भी वो जो है देसी कट्टा रख के कैसे चल रहा था और वहां कैसे पहुंच गया। तो ये जो है अभी जांच का विषय है। पुलिस का यही कहना है कि आरक्षक से अभी तक कट्टा बरामद नहीं हो पाया क्योंकि उसने कहा कि पास में जो नाला है उस नाले में उसने कट्टा बहा दिया था। पुलिस उसको बरामद करने की कोशिश कर रही है। परिवार के लोगों का यह भी आरोप है कि चूंकि वो जो कांस्टेबल है, होमगार्ड है, वो वहीं हजीरा थाने में ही उसकी ड्यूटी है, इसलिए वहाँ के जो लोग हैं उसको लगातार बचाने की कोशिश करते रहे। पहले तो मुकदमा ही दर्ज करने को तैयार नहीं थे, परिवार के लोग चक्कर लगाते रहे। जैसे तैसे मुकदमा दर्ज किया तो अब उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि कट्टा बरामद ना हो, ये सब बातें ना हो। हालांकि
अब इस मामले में एसपी का कहना यही है कि उसने आरक्षक अभी हिरासत में आ चुका है, उससे पूछताछ चल रही है और उससे कट्टा भी बरामद कर दिया जाएगा और उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया देव आपको जानकारी के लिए। खबरों में बढ़ते आगे खबर छिंदवाड़ा से, जहां आदिवासी युवक के साथ मारपीट की गई। ढाबा संचालक ने बदमाश बुलाकर ये मारपीट की। बदमाशों पर पीड़ित को यूरिन पिलाने का भी आरोप है। पुलिस ने यूरिन पिलाने की बात को खारिज किया। ढाबा संचालक से पैसों को लेकर विवाद था। ग्रामीणों का सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर विरोध भी हुआ। हुर्रई थाना क्षेत्र के तुहिया पानी गांव का ये मामला है। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, 2 की तलाश अभी जारी है। आंगन से जी खाना पीना खा के सो रहा था मैं, और इसने गुंडा मंगवा के और मुझे मारा है जी, और मेरे भाई पापा जी को मारा है। मारते मारते गांव ले गए हैं। उसके बाद मुँह पर हुआ है। अच्छा, आपको मार के जो शब्द नहीं बोला था वो शब्द बुलवा के यहाँ थूके भी। हाँ, मुँह में भी थूके। और पेशाब भी करेगा। हाँ, पेशाब पिलाया आपको? हाँ। कहाँ पिलाया पेशाब? और रंगमंच पे जो गुटका है जो सब है तो वहीं पे हुआ। चौक से नाम से व्यक्ति का एक ढाबा था जिसमें जो फरियादी वो लोग काम करते थे। वहाँ पर पैसों से लेके कुछ विवाद हुआ, जिसके कारण जो फरियादी थे वो वहाँ पे काम करना छोड़ के अपने घर आ गए। रात में जो आरोपीगण है, जो ढाबे संचालक और उसके साथी है, वो फरियादी के घर आए और वहाँ आके उन्होंने उसके साथ मारपीट की। इसकी सूचना थाने पर जब आई तो उसमें तत्काल FIR की गई। जी, शाश्वत शर्मा इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। शाश्वत, क्या आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है? क्या एक्शन अभी तक उनके खिलाफ लिया गया है? देखिए ज्योति, बिल्कुल इस मामले में 3 लोग आरोपी हैं, जिसमें से एक को तो कल गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं 2 आरोपी अभी फरार हैं, क्योंकि दोनों आरोपी नरसिंहपुर जिले के जो बताए जा रहे रहने वाले हैं। तो पुलिस की 2 टीम बनाई गई है उन आरोपियों को पकड़ने के लिए। तो फिलहाल अभी तक 2 आरोपियों की कोई गिरफ्तारी नहीं है, लेकिन पुलिस जल्द ही आज या कल, जो अभी हमारी थोड़ी देर पहले अभी एडिशनल SP से बात हुई थी कि पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है उन दोनों लोगों पे, लेकिन अभी फिलहाल दोनों लोग फरार हैं और जल्दी से जल्दी उन दोनों लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी। जी, लगातार जिस तरीके से जो पीड़ित है वो आरोप लगा रहा है, क्या है उसका कहना? क्योंकि इसको लेकर गांव वालों ने काफी विरोध भी किया था। देखिए बिल्कुल, जो ये बात सामने आई है, क्योंकि देखिए ये मामला 29 जून की रात का है। फिलहाल जो पिटाई हुई है वो बहुत गंभीर हुई है, लेकिन जो आरोप लगाए जा रहे हैं अभद्रता के, खासतौर पे थूकने और यूरिन पिलाने के जो आरोप लगाए जा रहे हैं वह काफी गंभीर है। इसको लेकर कल जो ग्रामीणों थे वहां पे हर्रई देखिए एक ट्राइबल बेल्ट है, आदिवासी बहुल इलाका है। वहां पे आदिवासी और ग्रामीणों ने कल जो है सड़क भी जाम किया था, थाने का भी घेराव किया था, जिसको लेकर तत्काल छिंदवाड़ा से एडिशनल SP और तमाम पुलिस अधिकारी वहां पे पहुंचे थे, जिन्होंने ग्रामीणों को समझाया भी था काफी, और 1-1.5 घंटे तक काफी तक ग्रामीणों ने वहां आंदोलन किया था। लेकिन जो पुलिस विभाग का जो कहना है, क्योंकि जो पीड़ित है, इसमें पीड़ित का बताना है कि मेरे साथ अभद्रता हुई, लेकिन देखें जो पुलिस विभाग है, जो एडिशनल SP आयुष गुप्ता है, उनका साफ कहना है कि जो पीड़ित ने FIR भी जो दर्ज कराई थी जब मारपीट या अभद्रता हुई, तो उसमें अभद्रता का कोई जिक्र नहीं है, और एडिशनल SP ने जो पीड़ित के आरोप हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया। हालांकि पीड़ित ये बात कह रहे हैं, लेकिन फिलहाल जो पुलिस, जो आधिकारिक वर्जन जो पुलिस है, इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही है कि किसी तरह की कोई अभद्रता की गई है। लेकिन जो यहाँ पे गोंडवाना गणतंत्र पार्टी काफी सक्रिय रही है शुरू से, उनके जो अध्यक्ष देवरावण भलावी, उन्होंने इस मुद्दे को काफी उठा लिया है और आज गोंडवाना गणतंत्र पार्टी प्रदर्शन भी करेगी छिंदवाड़ा मुख्यालय में। तो ये जो मामला है काफी, अब देखिए तूल पकड़ता जा रहा है काफी, और पुलिस प्रशासन के ऊपर भी काफी यहाँ पे देखें सवालिया निशान है, खासतौर पे जो हर्रई की जो पुलिस है खासतौर पे, क्योंकि देखिए आदिवासियों से जो जुड़े हुए मामले हैं काफी, ये अभी फिलहाल जो 1-1.5 महीने के अंतर्गत तक दूसरा तीसरा मामला आदिवासियों से जुड़ा हुआ ये सामने आ रहा है। तो देखिए पुलिस प्रशासन के ऊपर भी है कि वो भी सच्चाई को सामने लेके आए काफी, और इसकी जो है काफी गहराई से जांच की जाए। शुक्रिया शाश्वत जानकारी के लिए। इंदौर से बड़ी खबर, जहां देवास हाईवे पर एक्सीडेंट पर सुनवाई हुई। इंदौर हाईकोर्ट में NHAI वकील का अजीबोगरीब तर्क, लोग बेवजह घरों से क्यों निकलते हैं। NHAI ने वकील के बयान से झाड़ा पल्ला, वकील को भेजा कारण बताओ नोटिस। बाईपास पर करीब 40 घंटे का जाम लगा था और जाम लगने के कारण 3 लोगों की मौत हुई थी। तो इंदौर देवास हाईवे पर 27 जून को लगे करीब 40 घंटे लंबे जाम के मामले को लेकर, 3 मौतों को लेकर जब हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से पेश एक वकील ने सवाल खड़ा किया कि लोग बिना काम के इतनी जल्दी अपने घर से क्यों निकले। इस टिप्पणी पर नाराजगी जताते हुए NHAI ने अपने वकील को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और कहा
कि ये टिप्पणी अथॉरिटी के आधिकारिक विचारों को नहीं दर्शाती। एनएचएआई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बयान जारी करके कहा कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में 30 जून को सुनवाई के दौरान एनएचएआई की तरफ से जो पेश वकील है उसके द्वारा की गई टिप्पणी अथॉरिटी की आधिकारिक राय नहीं है। वकील ने ये बयान बिना किसी आधिकारिक अनुमति के दिया। उक्त वकील को कारण बताओ नोटिस अब जारी किया गया है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ तनुश्री देसाई हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी तनु। जी देखिए, इंदौर देवास के बीच बाईपास में जो 40 घंटे लंबा जाम लगा था उसमें 3 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी थी। इसी जाम में फंसे आनंद अधिकारी जो है उन्होंने याचिका दायर की थी। वो खुद एक वकील है और इसी में एनएचएआई के वकील जो है उन्होंने 30 जून को हुई सुनवाई में तर्क देते हुए कहा था कि इंदौर के लोग घूमने क्यों निकलते हैं, छुट्टियों के दिन लोग बाहर निकलते हैं जिस वजह से जो बाईपास है उस पर लोड बढ़ने लगता है। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि बाईपास पे जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, जो मॉल्स बनते हैं, जो सोसाइटीज डेवलप हो रही है, इस वजह से बाईपास पे लोड बढ़ने लग गया है। इस तर्क पर जो है एनएचएआई ने अपना पल्ला झाड़ा है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए बोला और कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। उन्होंने ये बोला कि इस जवाब का जो है एनएचएआई से कोई संबंध नहीं है और एनएचएआई ने इसके लिए कोई आधिकारिक जो है सूचना नहीं दी थी। जो ये बयान है वो जो वकील है उनका खुद का है और इस पर उन्होंने वकील से कारण बताओ नोटिस भी मांगा है। जी शुक्रिया तनु जानकारी के लिए। तो एनएचएआई ने वकील के बयान से झाड़ा पल्ला की आधिकारिक बयान एनएचएआई इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है। ये बिना किसी आधिकारिक अनुमति के वकील ने ये बयान दिया था और वकील को एनएचएआई की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। खबर गुना से, जहां कोर्ट परिसर को शिफ्ट किए जाने के विरोध में गुना में वकीलों ने बुधवार को हनुमान चौराहे पर चक्का जाम कर दिया। वकील कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कलेक्टर के सामने न आने से नाराज होकर वकीलों ने चौराहे पर प्रदर्शन किया। इस दौरान अधिवक्ताओं ने एक डॉग के गले में कलेक्टर गुना लिखी तख्ती भी लटका दी। करीब 3 घंटे तक ये चक्का जाम चलता रहा। वहीं वकीलों ने ढोलक और मंजीरे बजाते हुए कलेक्टर के खिलाफ नारेबाजी भी की। साहब ने तानाशाही के तौर पे ज्ञापन लेना उचित नहीं समझा। ये दुर्भाग्य का विषय है कि इस जनमानस है, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब पहले शुरुआती दौर में कलेक्टर को देने के लिए हमने आवेदन दिया था कि 2 से 3 बजे अधिवक्ता संघ गुना पहुंचेगा, उसके बावजूद भी कलेक्टर गुना द्वारा अधिवक्ताओं का ज्ञापन न लेना, इससे ज्यादा तानाशाह इस लोकतांत्रिक तंत्र में कुछ भी नहीं हो सकता। अब चूंकि हमने न्यायालय हनुमान चौराहे पर लंबे समय तक इंतजार किया, हमने कहा कि हमारी मांग को, हमारे ज्ञापन को लेने के लिए इस जिले के प्रशासनिक व्यवस्था के मुखिया कलेक्टर साहब यहाँ आए। अगर वो हमारे 2 घंटे इंतजार के पश्चात भी यहाँ नहीं आए, हमने सांकेतिक तौर पे, चूंकि हमारे अधिवक्ताओं का उन्होंने अपमान किया है, गुना की जनता का अपमान किया है, इस जनता के मान और सम्मान को सहेजने के लिए हमने एक कुत्ते को प्रतीक स्वरूप अपना ज्ञापन दे करके हमने अगला कदम कल के लिए रखा है। खबर धमतरी से, जहां देर में हुई दीपक बैज की मीटिंग। टॉर्च जलाकर दीपक बैज ने मीटिंग ली। दीपक बैज का सरकार पर हमला। इस सरकार में बिजली आंख में चोली खेल रही है। छत्तीसगढ़ की जनता त्रस्त है, दीपक बैज ने कहा। तो धमतरी पहुंचे छत्तीसगढ़ पीसीसी चीफ दीपक बैज को मीटिंग के दौरान काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। दीपक बैज की मीटिंग के दौरान बार बार बिजली में कटौती देखने को मिली, जिसके बाद टॉर्च जलाकर मीटिंग करनी पड़ी। अब पूरा सरकारी अंधेरे में, ये सच्चाई है, क्योंकि ये सरकार भगवान भरोसे चल रहा है। नाम विष्णु है लेकिन काम उल्टा है। और इस सरकार में बिजली तो ऐसा आंख मिचौली खेल रही है कि जैसा ये सरकार जनता के साथ खेल रही है। इसलिए हम लोग बैठे अंधेरा में बैठ के हम लोग चर्चा कर रहे थे, टार्च जला के चर्चा कर रहे थे। बिजली भी साए साए चला गया। तो मतलब ये सरकार पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, जनता त्रस्त है। इसलिए हमारा जो कार्यक्रम है ये सरकार से ऊब चुके हैं हमारी पूरी प्रदेश की जनता, इसलिए कार्यक्रम हमारा सफल रहेगा और शानदार रहेगा। खबर बिलासपुर से, जहां नदी पर अवैध रेत खनन का विरोध देखने को मिला। रेत माफिया के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। अरपा नदी में उतरकर सांकेतिक जल सत्याग्रह। बड़ी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता इस जल सत्याग्रह में शामिल हुए। कांग्रेस के विरोध में गांव वाले भी शामिल हुए।
जल्द कार्रवाई न होने पर खुलासे की चेतावनी दी। माफियाओं के ठिकाने का खुलासा करने की धमकी दी गई। तो बिलासपुर में अरपा नदी पर अवैध रेत खनन और परिवहन की समस्या काफी दिन से चली आ रही है, बहुत सालों से, जिसको लेकर लगातार कांग्रेस विरोध भी करती रही है। और अरपा नदी में उतरकर जिला कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने सांकेतिक जल सत्याग्रह किया। बढ़ी हुई कीमतों पर बिलासपुर जिले में जिस तरीके से रेत बिक रही है, न जिला प्रशासन संज्ञान में ले रहा है, न ही राज्य सरकार संज्ञान में ले रही है। आप छड़ की कीमत तय है, सीमेंट की कीमत तय है, ईंट के रेट की कीमत तय है, तो रेत की कीमत तय राज्य सरकार ने क्यों नहीं की? और उस रेट पर, उस कीमत पर आम मध्यम परिवार को रेत उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने, प्रशासन ने क्या अपनाया है? आप देखेंगे जगह जगह भंडारण हो चुका है, अवैध उत्खनन चालू है, 15 जून से बंद कर दिया गया है, लेकिन रात भर इस अरपा मैया की छलनी पर रेत निकाल कर ये जो रेत माफिया हैं वो मध्यम वर्गीय परिवार को लूट रहे हैं। आम आदमी का इस बरसात को मेंटेन करना और घर बनाना मुश्किल हो गया है। आखिर ये जवाबदारी कौन है, कौन लेगा? किसके राजनीतिक संरक्षण में ये हो रहा है? खबरों में बढ़ते हैं आगे। खबर रायसेन से, जहां अवैध शराब की बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन देखने को मिला। सिलवानी तहसील में महिलाओं ने प्रदर्शन किया और कार्रवाई नहीं होने पर नाराज महिलाओं ने हंगामा किया। जैथारी, प्रतापगढ़, गुदरई और मरेठी की ये महिलाएं हैं। बजरंग चौराहे से महिलाओं ने एक रैली निकाली। सिलवानी थाने में राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। आबकारी विभाग की निष्क्रियता पर सवाल उठाए गए। जी, ये महिलाओं के साथ मैंने धरना इसलिए दिया है क्योंकि जो गांव-गांव अवैध शराब बिक रही है, हमारी समितियां जो अवैध शराब पकड़ रही है, लेकिन आबकारी विभाग मूक दर्शन बना बैठा हुआ है। ना तो वो आबकारी विभाग कोई कार्रवाई कर रहा है और ना इसमें पुलिस प्रशासन भी जो कार्रवाई करती है वो भी सही तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं शासन प्रशासन से यही कहना चाहता हूँ कि अभी तो हम इतनी तादाद में आए हैं, अगर 8 दिन के अंदर ये कार्रवाई उचित नहीं हुई तो हम जैसे महापंचायत बुला के सिलवानी थाने के सामने ही धरना देंगे, क्योंकि हमें संवैधानिक अधिकार प्राप्त है कि भाई हमारी जब मांगे ही नहीं मानी जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे। इसमें हम लोगों के क्षेत्र में क्योंकि आबकारी विभाग बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है, इसलिए जो ठेकेदार वगैरह के आदमी रहते हैं कहीं कहीं दारू लाते बेचते हैं। इस संबंध में पूर्व से पुलिस द्वारा बहुत कार्रवाई की गई है। लगभग हर गाँव में पुलिस के द्वारा अधिक रूप से शराब जो बेचते हैं उनकी विरुद्ध कार्रवाई की गई है। कुछ महिलाएँ इसमें सक्रिय हुई हैं और अच्छी बात है कि वो सक्रिय होकर अपने पति, भाई या उनके बच्चे अगर शराब पी रहे हैं तो उनको हतोत्साहित करने के लिए वो प्रयास कर रही है कि गांव में कोई शराब न बेचे। इसके लिए हम लोगों ने उनसे सहयोग की अपेक्षा की है और हम भी ये चाह रहे हैं कि अगर कोई इस तरह की व्यक्ति कृत्य करता है तो पुलिस को तत्काल सूचना मिले, पुलिस इसमें तत्काल कार्रवाई करेगी। सर, चौकी प्रभारी हैं पांडे जी, अवैध शराब को लेकर कोई संदिग्ध भूमिका भी दर्शाई जा रही है, ग्रामीण आरोप लगा रहे हैं, महिला आरोप लगा रही है, उस मामले में क्या कहें? कि उसमें हम जाँच करवा रहे हैं, अगर कहीं सत्य तथ्य में सही आएगा तो उस हिसाब से करेंगे। सर, कितने प्रकरण दर्ज हुए? 40 प्रकरण तो अभी इस साल कायम हो चुके हैं। खबर ग्वालियर से, जहां डांस के दौरान धक्का लगने पर विवाद हुआ। डांस के दौरान विवाद के बाद जमकर मारपीट हुई। किशन माहौर और रोशन माझी नाम के युवक में विवाद में मौके पर मौजूद लोगों ने मामला दर्ज कराया है। लौटने के दौरान किशन माहौर पर हमला हुआ। रोशन माझी और उसके साथियों ने मारपीट की। बीच बचाव में दोनों पक्षों के बीच मारपीट हुई। पीड़ित किशन ने ग्वालियर थाने में शिकायत दर्ज कराई। रोशन सहित 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। तो ग्वालियर में डांस के दौरान धक्का लगा और इसके बाद किशन माहौर और रोशन माझी नाम के 2 युवकों में विवाद हो गया। जमकर मारपीट हुई। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों ने मामले को शांत करा दिया। देवश्री माली इस खबर पर ग्वालियर से ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे साथ। देव, पहले मामले को शांत करा दिया गया, लेकिन उसके बाद में ये हमला बताया जा रहा है कि किशन माहौर पर रोशन की तरफ से हमला किया गया जब वो घर लौट रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, ये ग्वालियर थाना क्षेत्र का मामला है और इस समय चूंकि बारिश का मौसम चल रहा है तो जगह जगह छोटे छोटे मेले आयोजित किए जाते हैं मंदिरों के आसपास। तो ऐसे ही एक मेला चल रहा था, वहाँ मेले में किशन माहौर भी पहुंचा था और रोशन माझी भी पहुंचा था और दोनों के बीच वहाँ डांस वगैरह का कार्यक्रम चल रहा था। वहाँ डांस में धक्का लगने पर दोनों के बीच में विवाद हुआ था और विवाद बढ़ने के बाद वहाँ लोग इकट्ठे थे, उन्होंने उसको बीच बचाव करा के और दोनों को मामले को शांत करा दिया था। इसके बाद जो रोशन माझी है वो वहाँ से चला गया और जब किशन माहौर थोड़ी देर बाद वहाँ से मेला से अपने घर लौट रहा था
तो रास्ते में अपने दोस्तों के साथ 3-4 दोस्तों के साथ मिलके इसको घेर लिया और फिर इसकी जमकर पिटाई की और इस पिटाई में उसको काफी चोटें भी लगी। और इसके बाद ये ग्वालियर थाने पहुंचा जहां 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस का कहना है कि चारों को गिरफ्तार करने की पुलिस प्रयास कर रही है। शुक्रिया जानकारी के लिए देव आपका। स्मार्ट सिटी की पहली बारिश में सिस्टम की सारी स्मार्टनेस बह गई। भोपाल, उज्जैन, नर्मदापुरम, रतलाम, नीमच और राजगढ़ जैसे शहर पानी पानी हो गए और लोग परेशान। कहीं ऑटो वाले खुद धक्का लगा रहे हैं तो कहीं यात्री खुद को ढांढस बंधा रहे हैं। ये नजारा किसी झील का नहीं, भोपाल के अल्पना चौराहे का है। यहाँ गाड़ियां सड़कों पर नहीं पानी में तैर रही हैं। आधे पानी में डूबे लोग, बंद पड़ी गाड़ियां और परेशान चेहरे साफ दिखा रहे हैं कि निगम के ड्रेनेज सिस्टम की पहली ही बारिश में पोल खुल चुकी है। सवारी भी ऑटो चालक के साथ धक्के लगा रही है, बंद हो जाती तो बेचारे उतर के धक्का लगाते हैं। गड्ढे हैं इधर बहुत सारे, तो गड्ढे में गाड़ी गिरी तो फिर बेचारे वो भी उतर के धक्का लगाते हैं। सपने, जूते, मोजे और कराटे किट लेकर टिमरनी से भोपाल पहुंची ये बच्चियां सोची थी कि स्मार्ट सिटी देखने आए हैं, लेकिन यहाँ मिला स्मार्ट तालाब। अब कराटे के पहले पानी से जूझने की ट्रेनिंग मिल रही है। बहुत परेशानी हो रही है, हम लोग तो टिमरनी से आ रहे हैं। जी, कितना जल भराव है, कहाँ कहाँ आपको दिखा भोपाल में, किस तरह की स्थिति है? लोग स्टेशन से जैसे ही उतरे तो पानी पानी हो रहा है पूरे में। जी, आप बताइए कितनी परेशानी हो रही है जल भराव के कारण? बहुत ज्यादा। आप सारा सामान लेकर, जूते पूरे गीले हो चुके हैं, कपड़े गीले हो चुके हैं। हाँ, सोचा नहीं था इतना पानी भरा जाएगा। कहाँ से आ रहे हैं? हम लोग टिमरनी से आ रहे हैं। परेशानी हो रही सर, इतनी परेशानी, बुजुर्ग आदमी, हम भी बुजुर्ग हैं, हमारी मामा ही हैं। अब देखो कितनी परेशानी। स्टेशन के अंदर भी पानी भरा? बहुत बह रहा, घुटना में पानी बह रहा है। पूरी परेशानी हो रही है। ये क्या मरीज आदमी है, परेशान हो रहे हैं, जा रहे हैं यहाँ से, ये भरा हुआ घुटना। कहाँ से आ रहे हैं? गंज बासुदा से। क्या कह रहा है गवर्नमेंट का काम है? तो गवर्नमेंट क्या देख रही है? गवर्नमेंट दिख रही है? गवर्नमेंट के यहाँ सीएम आते नहीं है, विधायक लोग आते नहीं, मंत्री लोग आते नहीं यहाँ पे। क्या देख रहे हैं यात्रियों कितनी परेशानी हो रही है यात्रियों को यहाँ पे? गवर्नमेंट पैसे कहाँ आ रहा है सब? सरकार दावा करती है कि मध्य प्रदेश के शहर वाटर प्लस बनने की दौड़ में है, लेकिन असलियत ये है कि पानी में सड़कें डूबती हैं और ड्रेनेज सिस्टम गुम हो जाता है। अल्पना चौराहे से भोपाल स्टेशन तक की इस जल यात्रा में हमारी टीम ने देखा कि कोई ड्रम में खड़ा होकर पोहे बेच रहा है, कोई सिर पर सामान उठाए चल रहा है, लोग संघर्ष कर रहे हैं, प्रशासन कह रहा है सब ठीक हो जाएगा। कई जगह जहां पर जल भराव की स्थिति बनी है, जहां नाली निकासी का साधन नहीं था, वहां पर AHO के दरोगा ने जाकर व्यवस्था की। सड़कों पर पानी है, पानी के नीचे गड्ढे हैं और गड्ढों के नीचे प्रशासन की जिम्मेदारी दबी पड़ी है। पब्लिक सड़क पर लहरें झेल रही है और साहब लोग खिड़की से बारिश का मजा ले रहे हैं। सवाल ये नहीं कि बारिश हुई, सवाल ये है कि पहली बारिश में ही सिस्टम बह गया। अब देखना ये होगा कि अगले पानी में ये शहर बहेगा या जिम्मेदार कुछ कर दिखाएंगे। देखिए, जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई वो साफ तौर पर दिखाता है कि निगम की पोल किस तरह से खुल रही है। वाटर प्लस सिटी की दौड़ में सभी लोग हैं, दावा करते हैं कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम और वाटर आउट स्टोरेज सिस्टम जो है वो बेहतरीन है, लेकिन असल में उसकी क्या स्थिति है, ये तस्वीरें उसकी पोल खोल रही हैं। कैमरामैन राजू बाथम के साथ निहारिका शर्मा, NDTV भोपाल।